क्या करूं, कौन सा मैं डंडा चलाता हूं। हाँ भाई, तो ये 5 सेक्शन, काइनेमेटिक्स पार्ट, लॉज ऑफ मोशन पार्ट, वर्क एनर्जी पार्ट, इम्पल्स पार्ट, और दूसरा क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अभी हम लोग यार एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लगभग हर पार्ट मैंने टच करने की कोशिश करी है, ठीक है। उससे अपने स्ट्रक्चर में और क्लैरिटी आएगी। लगभग मैंने सारा पार्ट टच करने की कोशिश की है, कंजर्वेशन वाला छोड़ के, ठीक है। तो अभी आगे की कहानी हमें यार इन्हीं स्ट्रक्चर में हम लोगों को रंग भरना है। ये उसका स्केच है और इसी में हमें क्या भरना है, हर चीज को एग्जाम्पल के थ्रू कवर करना है। तो अभी अच्छी बात यह है कि हम हर सेक्शन पे पहले से काम करके बैठे हैं, उसी तरह की बातें अब रोटेशनल मोशन में आने वाली हैं, और सबके एनालॉगस फॉर्मूले मैंने बता ही दिए हैं, है ना। चलो, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एक डिस्क में 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, 2 मीटर का रेडियस है, और शुरू में रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यार एक और क्वेश्चन मैं 1 से पहले पूछ रहा हूं, 0.5, टॉर्क ऑन डिस्क अबाउट ओ। ओ मतलब सेंटर के अबाउट हमें क्या बताना है, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। एक एक क्वेश्चन नोट करें, उसको ट्राई करें, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क सारे क्वेश्चन एक साथ नोट करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन नोट करें। तीसरा एंगुलर वेलोसिटी,
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 0.5 कितने लोगों का हो गया है? टॉर्क बताना है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स कितना है 5, और उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है 2, तो ये आएगा 10 न्यूटन मीटर। कितने लोगों ने कर लिया भाई? कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। तो यार O से पास करने वाली ऐसी कोई एक्सिस होगी, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या पढ़ा है ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट? पहला वाला हमने वही पढ़ा था, mr²/2। तो मास हो गया 2, r हो गया, मास हो गया कितना? ओके, मास दिया है 2 kg, रेडियस दिया है 2 मीटर, तो आ रहा है 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कितने लोग का हो गया यार? क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग का हो गया है? करें। फॉर्मूला पलट के देख सकते हैं, बट डिसीजन अपने आप लेना है। बता, एंगुलर एक्सेलेरेशन लाना है गिवन टॉर्क के इफेक्ट में। टॉर्क कितना है? 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। जब हमें टॉर्क उसके पर्सनल फॉर्मूले से पता चल जाता है तो टॉर्क की थ्योरम क्या है? जैसे यार F बराबर ma होता था लीनियर एक्सेलेरेशन लाने के लिए, टाउ बराबर क्या होता है? I अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन, बिल्कुल उसी का भाई फॉर्मूला। फोर्स A देता है तो टाउ अल्फा देता है। क्या पढ़ा है हमने? टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टाउ बाई आई। टाउ हमारा आया है 10, आई आया है 4, तो ये कितना आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग का हो गया यार? अल्फा समझ आया यार कैसे लगा? F बराबर ma का भाई फॉर्मूला। पूरी रोटेशनल मैकेनिक्स को हमें ऐसे ही देखना है। अगला क्वेश्चन है 10 सेकंड बाद ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या पूछा है? ओमेगा आफ्टर 10 सेकंड। हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है भाई? कुछ टाइम बाद अगर v पूछा जाता था तो हम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते थे। ओमेगा पूछा जाता तो उसी का भाई डिस्कशन क्या? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। v इक्वल टू यू प्लस एटी का भाई डिस्कशन। और ये डिस्कशन हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, इसी तरह की बातें। एंगुलर बातें सर्कुलर मोशन में और रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में एक ही जैसा है। अल्फा कितना आया है? 2.5 कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, तो ये आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकंड। ये आ गया है 10 सेकंड बाद का ओमेगा। अगला क्वेश्चन पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा कवर्ड इन 10 सेकंड। क्या याद आ रहा है यार?
अगर कोई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पूछा था तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एंगल कवर्ड के लिए क्या लगाना है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट पे था तो ये आ रहा है 125 रेडियन। हो गया यार, आगे बढ़े। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द डिस्क, डिस्क पर वर्क डन बताना है। कौन वर्क डन कर रहा है डिस्क पे, ऑब्वियसली ये फोर्स जो लगा है वही वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है पहले और अब, वर्क डन का हमारे पास क्या फॉर्मूला, पहले क्या पढ़ा था, अगर फोर्स और एस सेम सेंस में हो 0 डिग्री पे तो एफ एस लगा सकते हैं, एफ एस कॉस 0। दूसरा, अब हमने रोटेशन मैकेनिक्स में क्या पढ़ा है उसी का भाई डिस्कशन, एफ एस कॉस 0 यहां होता है टाउ थीटा, वो भी एक हमारे पास फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि हम पुराने से नहीं कर सकते, पुराने से भी कर सकते हैं, नए से भी कर सकते हैं। तो यार इसको लाने के अब हमारे पास एक्चुअली में 3 तरीके हैं। पहले तो यार वर्क डन तुम कैसे ला सकते हो, एफ एस कॉस 0 से। क्या बता यार, फोर्स लगा हुआ है और वो जैसे जैसे डिस्क घूमेगी वैसे वैसे फोर्स अपने आप को टर्न करता जाएगा। तो फोर्स के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ना, वो हम एस बराबर आर थीटा से नहीं ला सकते। एफ की जगह कितना है 5 न्यूटन और एस होगा आर थीटा। आर कितना है 2 और थीटा कितना है 125, तो ये आ गया 1250 जूल। ये एक मेथड है एफएस से। दूसरा तरीका है, अभी हमने वर्क डन का नया फॉर्मूला क्या देखा इस टॉपिक के लिए, टाउ थीटा। क्या हमें टाउ भी पता है, थीटा भी पता है, क्या उससे भी आंसर कितना आ रहा है 1250? नहीं, एक और तरीका है। तो यार इस बॉडी पे केवल एक ही फोर्स लगा था, एक ही फोर्स लगा था 5 न्यूटन का, तो ऑल का मतलब एक ही से है। वैसे यार डब्ल्यू ऑल के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है क्या, के फाइनल माइनस के इनिशियल तो रेस्ट पे था। तो अगर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 सेकंड बाद की पता हो तो भी तो हम वर्क डन ऑल पर लिख सकते हैं। तो क्या 10 सेकंड बाद इसका ओमेगा कितना हो गया है, तो हम इसको हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रोटेटिंग बॉडी की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं। आई हमने कितना लाया है, ओमेगा हमने कितना लाया है, देखो यार ये भी 1250 आ रहा है। तो मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास, थ्योरम अभी भी काम कर रही है, बस बदला है तो बस इतना बदला है कि पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता था जब एक पार्टिकल घूमता था, एक पार्टिकल चलता था, और अब यहाँ पे पूरी रिजिड बॉडी है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या इससे भी वही आंसर आ रहा है? 3 मेथड मैंने बता दी एक ही काम करने के। क्या जनता समझ पा रही? t बराबर 10 सेकेंड पर उस वक्त का पावर, जब मैं कहता हूं इस टाइम पे पावर बताओ तो इसका मतलब ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर की बात करी है। बताएं जरा क्या कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल, इसके लिए हम एफ वी भी कर सकते हैं, वो फॉर्मूला भी काम करेगा। 5 न्यूटन का फोर्स है और 10 सेकेंड बाद वाला v पता चल जाए जिस पॉइंट पे वो लगा है, क्या जिस पॉइंट पे वो लगा है उसका v 10 सेकेंड बाद आर ओमेगा होगा, हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो यार पावर लाने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, पुराना वाला एफ वी, नया वाला टाउ ओमेगा। एफ वी कॉस 0, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी सेम सेंस में डेवलप होंगे ना, दोनों ही तरीकों से पावर लाया जा सकता है। टाउ कितना है ये आसान है फिलहाल 10, और 10 सेकंड बाद ओमेगा कितना आया था, तो ये आ गया 250 वॉट, 250 जूल पर सेकंड। इससे भी लाया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं रोटेशनल वाले थॉट बनाएं, वो ज्यादा अच्छा है। वो हर चीज जो हमने पहले पढ़ी है वो इस टॉपिक में इन्वॉल्व हो रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज पावर ऑन द डिस्क इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक का एवरेज पावर बताना है।
एकदम शुरू से याद करो यार, एवरेज पावर हमने पहली बार पढ़ा था तो क्या डेफिनेशन थी एवरेज पावर की? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, एक ही डेफिनेशन थी उसकी, उसमें कोई वेरिएशन था ही नहीं। हो गया, 7th हो गया। तो एवरेज पावर की डेफिनेशन हमने इस टॉपिक में नहीं बल्कि बहुत पहले से पढ़ रखी है। एवरेज पावर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो बता, टोटल वर्क कितनी देर का, 10 सेकंड तक का टोटल वर्क लाया गया है कि नहीं? कितना आया था? 1250 और समय कितना? 10 सेकंड, तो ये आ गया 125 वॉट। बात क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, एंगुलर इंपल्स इम्पार्टेड ऑन द डिस्क इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना एंगुलर इंपल्स हमने बॉडी को दिया है? तो एंगुलर इंपल्स मतलब क्या? लीनियर इंपल्स हमने पढ़ा था, क्या होता था? लीनियर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता था। तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा? चेंज इन इंपल्स को लेके हमने क्या पढ़ा है? इंपल्स को लेके यार हम लोगों ने पहले तो इंपल्स की डेफिनेशन, लीनियर इंपल्स की डेफिनेशन होती है एफ इंटू टी या इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। ये इंपल्स का पर्सनल फॉर्मूला है। इंपल्स को लेके थ्योरम क्या पढ़ी है हम लोगों ने? भूल गए सब। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यार अगर इंपल्स पूछा है तो हम उसको पर्सनल फॉर्मूले से ला सकते हैं या चेंज इन। खैर, यहां एंगुलर इंपल्स पूछा है तो एंगुलर इंपल्स का पर्सनल फॉर्मूला क्या होगा? ओके यार, एंगुलर इंपल्स जैसे लीनियर इंपल्स क्या होता था? एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा? टाउ इंटू टी होगा। अच्छा, लीनियर इंपल्स किसके बराबर होता था? चेंज इन मोमेंटम के। तो टाउ इंटू टी किसके बराबर होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यानी ये होता था एम इंटू डेल्टा वी के, और ये क्या होगा? आई इंटू डेल्टा। खैर, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज ही पता हो तो राइट साइड वाला काम करने की जरूरत है। तो दोनों इंपल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, तो चाहे हम लेफ्ट हैंड से निकाल लें चाहे हम राइट हैंड से निकाल लें, तो किससे निकालना चाहेंगे? यार ये तो टाउ इंटू टी से निकालना ज्यादा अच्छा है। कितना टॉर्क है बॉडी में? 10 न्यूटन मीटर का, और कितने समय तक लगा है? 10 सेकेंड तक। तो ये आएगा 100 न्यूटन, 100 टॉर्क का यूनिट आता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर सेकेंड आएगा। ये बेसिकली टाउ इंटू टी, न्यूटन न्यूटन मीटर सेकेंड। न्यूटन बेसिकली न्यूटन मीटर जूल होता है, तो जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं यार। न्यूटन मीटर जूल ही होता है। ये 100 आ रहा भाई। कोई कहेगा कि नहीं सर, टाउ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई इंटू डेल्टा ओमेगा भी वही आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ 4 सेक्शन टच कर लिए हैं रोटेशनल मोशन के, और ये हर क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है इसका लीनियर वर्जन पहले कभी ना कभी आ चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी पूछे हैं एंगुलर में, उनका लीनियर वर्जन पहले कभी ना कभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर है भाई? तो इसमें यार हम लोगों ने ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का किया है, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का किया है, ये क्वेश्चन हमने एलओएम लॉज ऑफ मोशन का एनालॉगस डिस्कशन किया है। नहीं, ये डिस्कशन हमने
वर्क डन वाला किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम का भी किया है, ये डिस्कशन हमने पावर का किया है, वर्क में ही पावर की बातें होती थी, ये एवरेज पावर, और ये हमने इंपल्स वाला डिस्कशन किया है। हम लोग अभी जो सेक्शन दिखा रहे थे उसमें 4 सेक्शन टच हो चुके हैं, ठीक है, 5वां बहुत देर बाद टच होगा। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में और बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर्कुलर मोशन में जितनी काइनेमेटिक्स की बातें ये हो चुकी हैं, ये सारी रोटेशनल मोशन में भी हूबहू वैलिड है। काइनेमेटिक्स मतलब जब मैं कहता हूं ये टेबल पे जितने फॉर्मूले हैं उससे एसोसिएटेड बातें हैं। ये टेबल याद है लोगों को? ये वाली, ये टेबल याद है? नहीं याद है? हाँ हाँ, वही तो है ही है। मतलब मैं कह रहा हूं कि पूरी टेबल की याद है कि नहीं है। टेबल याद है कि नहीं तो जरूरी नहीं याद रखना, जरूरत ही नहीं पड़ती है। टेबल की याद है कि नहीं है? टेबल तो याद रखना ही नहीं था, वो तो याद आ ही जाता है। तो हम लोग ने यार अभी ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये 4 सेक्शन टच कर लिए हैं कम से कम। हाँ, अभी इन पे हम और जूम लेवल पे जाने वाले हैं। काइनेमेटिक्स पार्ट पे हम और बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बातें हमने सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स की कर रखी हैं, वही बातें हूबहू इसमें भी एग्जिस्ट करेंगी। और क्या बातें थी सर्कुलर मोशन में, देख लेना क्या बातें थी, उसी टेबल से एसोसिएटेड बातें। ये टेबल याद आ रही है? थोड़ी सी झलक मैंने दिखाई, तो पूरा क्यों नहीं दिखाया है? अरे भाई कुछ तो छोड़ना पड़ेगा मेमोरी के भरोसे। इतना देख के तुम्हें पूरा याद आ जाए, इसलिए मैंने इसका हल्का सा फील दिया है। याद आ रहा है भाई? पूरी टेबल दिमाग में आ रही है? नहीं आ रही है? मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर नहीं याद आ रहा है तो। ठीक, अभी हम लोग इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इन सेक्शन में, इन 3 सेक्शन में और जूम लेवल पे काम करने वाले हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बहुत सारे तरह के बनते हैं। काइनेमेटिक्स में तो बहुत सिंपल बात है यार, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन आता है तो सर्कुलर मोशन आता है, और सर्कुलर मोशन आता है तो रोटेशन मोशन हूबहू वही है, कुछ अंतर है ही नहीं है। गिवन अल्फा के लिए ओमेगा की बात करना, थीटा की बात करना, या तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए या तो एक्सलेटेड मोशन के लिए। हटा दे भाई। तो अभी हम लोग यार इशारों इशारों में ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, और करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। मुश्किल क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस तुम्हें ये याद करना है काइनेमेटिक्स में ऐसा होता था, अभी रोटेशनल मोशन में ऐसा है। सिंपल बातें हैं। हटा दे भाई। हम लोग ने एक बात करी है कि टॉर्क जो क्वांटिटी है, टॉर्क स्केलर है या वेक्टर है? अरे टॉर्क का हमने फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ा था, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका सेंस होता है और जिसकी डायरेक्शन होती है। टॉर्क डी थीटा ओमेगा एल्फा एल, एल समझ रहे हो क्या? एंगुलर मोमेंटम, ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स, ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे किसी रिजिड बॉडी में किसी ने अगर इस सेंस का टॉर्क लगा रखा है, किस सेंस का? क्लॉकवाइज, तो टॉर्क कहां है? अंदर है। अगर इसके अंदर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा कहां है? अंदर है। घूमने का सेंस क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन अंदर है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कोई बॉडी घूमते घूमते यहां से यहां पहुंच गई है, तो ये थीटा कैसे सेंस में है? ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो किस सेंस में है? क्लॉकवाइज, तो टॉर्क कहां है? अंदर है। उल्टा कह दे कोई यहां से यहां पहुंच गई है तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर।
तो देखो यार, घूमने का सेंस यानी ओमेगा की डायरेक्शन, कोशिश यानी टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क क्लॉकवाइज लगा है या एंटी क्लॉकवाइज लगा है, यानी कोशिश की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन देती है, टॉर्क की डायरेक्शन। उसकी वजह से जो मोशन आया है वो किसकी डायरेक्शन देगा, ओमेगा का। और डी थीटा का भी, मोशन की वजह से जो डी थीटा कवर होता है उसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या अंदर या बाहर हो सकता है। ओमेगा का डायरेक्शन उसी तय होगा, और जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही एल का डायरेक्शन होगा, और जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वही अल्फा का। टॉर्क का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, हमेशा सेम होगा। तो क्या ओमेगा का डायरेक्शन उसी के अलोंग नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर वही टॉर्क ओमेगा डेवलप कर रहा है तो उसी सेंस में डेवलप करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी बॉडी के अंदर पहले से टॉर्क हो, जैसे सोचो यार, कोई बॉडी पहले से इस सेंस में घूम रही है और उसमें उसके खिलाफ कोशिश की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे है कि ओमेगा क्लॉकवाइज है और टॉर्क ऐसा है, यानी हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये बॉडी रुक जाएगी, और टॉर्क उसके बाद भी लगा रहा तो उल्टा घूमने लगेगी। तो यहां टॉर्क कैसा है, ओमेगा कहां है, इनसाइड, क्लॉकवाइज उसका सेंस है, सेंस ऑफ रोटेशन, और डायरेक्शन कहां है, हाँ इनसाइड, इनसाइड। क्या जनता समझ पा रही है? अल्फा, टॉर्क और अल्फा का सेंस कैसा है, सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अच्छा, अब एक बात तो पक्की यार, किसी बॉडी में टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो डायरेक्शन हमेशा कहां आएगी, आउटवर्ड आएगी। सोचो जरा, किसी बॉडी में किसी भी सेंस का टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां आएगी, अंदर। बता, कोई पॉइंट P है, उसका आर वेक्टर और टॉर्क के बीच में कितना एंगल है यार, आर वेक्टर इस प्लेन में है और टॉर्क कहां है, अंदर है। तो क्या हम कह सकते हैं यार, आर वेक्टर एंड टाउ, टाउ और अल्फा वो तो सेम ही सेंस में होते हैं, आर परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह से मैं बात करूं, v वेक्टर एंड टाउ, इस पॉइंट के अंदर v वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी हमेशा प्लेन में आएगा, क्योंकि वो थोड़ी एक्सियल वेक्टर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन एकदम सटीक होता है, जहां चल रहा है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस प्लेन में है, v वेक्टर क्या है, इन द प्लेन, इन द प्लेन, और टॉर्क वेक्टर कहां है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है कि नहीं यार। आर भी कहां है, इन द प्लेन, और टॉर्क कहां है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री पे। तो कभी ऐसा देखने को मिल सकता है यार कि आर डॉट टाउ लिखा हो, क्या आएगा, दो वेक्टर जब आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं पढ़ा यार, दो वेक्टर जब आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, यानी आर डॉट टाउ क्या होगा, वी डॉट टाउ क्या होगा, आर डॉट अल्फा क्या होगा, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा बता, ओमेगा जो इसमें डेवलप होगा और जो टॉर्क है, इसी टॉर्क ने ओमेगा डेवलप कर दिया थोड़ी देर में, तो टॉर्क क्लॉकवाइज है तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क और ओमेगा के बीच में कितना एंगल है भाई, टॉर्क अंदर है तो ओमेगा भी अंदर है, नहीं यार। यहां पर टाउ एंड ओमेगा, क्या मैं कह सकता हूं टाउ एंड ओमेगा आर पैरेलल, नहीं दिख रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज और ओमेगा भी क्लॉकवाइज, तो कैसे होंगे, पैरेलल। अच्छा बता, यहां पे टॉर्क और ओमेगा, ओमेगा आर एंटी पैरेलल, यानी इनके बीच में एंगल कितना है, 180, एंगल बिटवीन टाउ एंड ओमेगा इज 180 डिग्री। और यहां क्या है, पैरेलल है, मतलब एंगल बिटवीन टाउ एंड ओमेगा इज 0। कोई पूछे यार टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम कितने डिग्री पे हैं,
तो यार जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है वही एल का डायरेक्शन होता है। तो क्या ये सारी बातें अब हम कर सकते हैं डायरेक्शन वाली? जो चीजें 90 डिग्री पे होंगी उनके बीच में हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। जो चीजें 0 डिग्री पे होंगी उनका डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो उसमें ये सब बातें शायद ही कभी कोई पूछे कि सेम पैरेलल है और डॉट प्रोडक्ट पूछे। मतलब टाउ और ओमेगा अगर पैरेलल है तो टाउ डॉट ओमेगा क्या आएगा? वो आएगा टाउ ओमेगा कॉस 0। यहां टाउ टॉर का मैग्नीट्यूड है, ओमेगा ओमेगा का मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल क्या है? 0 है। तो इस तरह की बातें कभी भी कुछ बनाई जा सकती हैं, है ना। ये इतनी बातें तो फैशन में चल रही हैं, ये आर और टाउ, ये वी और टाउ को लेके। लेकिन अभी कुछ आउट ऑफ द फैशन बात करें तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। हटा दे भाई। ये नोट कर लिया है? क्या रह गया? उसको कुछ रह गया है, दुखी लग रही। दुखी नहीं हो? खुश? ठीक। अब रावण को तो जाना ही था, उसमें दुखी मनाने से क्या फायदा। हर साल जाता है बेचारा। मुझे यहाँ दिखता नहीं कहाँ पे जलाया जा रहा है, ढूंढता रहा कहीं दिखा नहीं। तुम्हारे मोहल्ले में जला था? जलता है? हाँ आवाज तो आ रही थी लेकिन दिखा नहीं कहीं से। हाँ भाई, एक रॉड m मास l लेंथ ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छोड़ दिया गया है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं LOM पार्ट को जूम लेवल पे। LOM पार्ट में मेन मकसद क्या होता था टॉपिक का? गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में A लाना। तो इस टॉपिक का मेन मकसद क्या होगा? गिवन टॉर्क के इफेक्ट में अल्फा लाना। यही मेन मकसद है यार।
पूरे LOM में हम घूम फिर के क्या कर रहे थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाते थे तो एक्सीलरेशन 0 होता था, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते थे तो एक्सीलरेशन A लेके आते थे सॉल्व करके गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में। तो यहां हम क्या बात करेंगे, गिवन टॉर्क के इफेक्ट में अल्फा लाना। और बहुत ज्यादा टॉर्क तो नहीं होंगे इसमें, एकदम सतही क्वेश्चन होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वही है कि वहां A लाना मकसद होता था यहां। तो सोचा यार इस रॉड को मैंने ऐसे छोड़ दिया है, तो इसको रोटेट कराने वाला फोर्स कौन है, ऐसे छोड़ दिया तो क्या तुरंत इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यानी जैसे ही छोड़ूंगा तो इसके अंदर अल्फा आ जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में, और वो धीरे धीरे इसका ओमेगा बढ़ाने लगेगा। तो यार अल्फा आया है तो कोई ना कोई टॉर्क देने वाला होगा, टॉर्क देने वाला फोर्स ही होता है। कौन है यार इसको फोर्स देने वाला, ग्रेविटी का फोर्स mg। ग्रेविटी का फोर्स हमेशा कहां से लगता है, सेंटर। तो यार फोर्स अल्फा के लिए जिम्मेदार होता है या टॉर्क, तो फोर्स mg है और इस mg का टॉर्क क्या है इस पॉइंट के अबाउट। तो यार टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, F इंटू आर पर मिनट। टॉर्क की थ्योरम हमने पढ़ी है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला क्या है, F आर परपेंडिकुलर। तो यार फोर्स की जगह mg है और आर परपेंडिकुलर की जगह ये दूरी है। क्या था यार, फोर्स जिस पॉइंट पे लगा है उस लाइन ऑफ एक्शन पे एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पता करने का तरीका। तो यार बताओ इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, mg इंटू L/2। क्या टॉर्क पता चल गया, और टॉर्क है तो अल्फा भी होगा। क्या है थ्योरम टॉर्क से अल्फा लाने की, जैसे F बराबर ma होता था, यहां टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ की जगह मैं लिख देता हूं क्या, mg इंटू L/2, आई की जगह क्या। तो यार अब तक हम लोगों ने आई पे बहुत काम कर रखा है। क्या ये रॉड एंड के अबाउट घूम रहा है तो आई कितना, ml स्क्वायर बाई ml स्क्वायर बाई 4 तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, एक ml स्क्वायर बाई 3 था और एक ml स्क्वायर बाई 12 था। एंड के अबाउट हमने क्या पढ़ा है, ml स्क्वायर बाई 3, m से m कटा, l से l, तो अल्फा का आंसर कितना आ गया 3g बाई 12। सोच यार अभी मैंने रॉड से शुरुआत करके क्वेश्चन पूछा है, क्या ये क्वेश्चन कोई और स्ट्रक्चर के लिए पूछा जाता तो डिस्कशन कहां बदल जाता, या तो टॉर्क लेवल पे या तो आई लेवल पे। यार एक क्वेश्चन करूंगा मैं और तुम्हें अब सोच के रखना है कि क्या क्या नहीं हो सकता है। इसी तरह का क्वेश्चन क्या रिंग को लेके, डिस्क को लेके, सॉलिड स्फीयर को लेके, कोन को लेके, हॉलो स्फीयर को लेके नहीं बनाया जा सकता है। तो चलो यार कम से कम एक तो करें, अब इतनी बातें करने से तो एक तुम लोग करके दिखाओगे यार। रॉड की जगह अब मैं एक रिंग को छोड़ रहा हूं इस एक्सिस पे कील लगा के, सच दैट कि इसका सेंटर इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यहां है। पता है इस रिंग को ऐसे पकड़ के किसी ने छोड़ दिया है इस एक्सिस के अबाउट, और वही क्वेश्चन है, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीज। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, अल्फा बताना है जनता को। अपने आप से पलट के देखें पन्ने, जो समझ में आए वो देखें, फैसला अपने आप से लेना आना चाहिए, सही गलत। ये है क्या मैंने बताया है, रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। इसके लिए हमें एंगुलर एक्सीलरेशन बताना है। तो यार अल्फा लाने के लिए हमें टॉ बराबर आई अल्फा लगाना, पहले तो यही समझ में आना चाहिए।
टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला F इंटू आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल mg इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? आर ही है यार, यहां पे एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये दूरी कितनी है? आर है, तो mg इंटू आर। आई पता हो तो अल्फा आ जाएगा, जनता बताएगी आई कितना। बता। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम रेशिया, हम इस एक्सिस वाला पता हो तो पहला एक्सिस थ्योरम लगा के ला सकते हैं। तो बता रो के अबाउट क्या होता है? रिंग है और ये एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या नहीं इमेजिन कर पा रहा है? ये रिंग है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल एक्सिस है। यार अगर मैंने कील बना दी तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा रिंग कैसे घूम रही है। रिंग ऐसी किसी कील के अबाउट घूम रही है, तो ये रिंग के परपेंडिकुलर है कि प्लेन में है? और परपेंडिकुलर या तो सीएम वाला हमने पढ़ा है, क्या होता था? एम आर स्क्वायर। तो सीएम वाले की मदद से ये वाला हम निकाला करते थे पहले एक्सिस थ्योरम लगा के, तो आता था एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, दैट इज 2mr स्क्वायर। यार ये सब बातें अगर कमजोर रह गई हैं तो हर जगह दिक्कत आने वाली, वरना ये टॉपिक बहुत स्मूथ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो अल्फा आ जाएगा। तो यार अभी तो मैंने रिंग का एग्जांपल लिया है, अल्फा का आंसर आ गया है g/2r। सोचो अगर ये डिस्क होता तो पूरे डिस्कशन में क्या अंतर पड़ता? यार आई की जगह क्या आ जाता? जल्दी से बता पाओगे? 3/2mr²। क्या ये हॉलो स्फीयर होता तो 5/3mr² आता, सॉलिड स्फीयर होता तो 7/5mr² आता। तो ऐसे ऐसे हर स्ट्रक्चर के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्या सब करना चाहिए अब मुझे? क्या समझदार के लिए? अब हम लोग यार बड़ी बड़ी बातें करेंगे, थोड़ा बात करेंगे तुम्हें समझना ज्यादा है, क्योंकि यार हर शेप के साथ वही बात एसोसिएट हो सकती है जो मैं रिंग के साथ कर रहा हूं। क्या जनता समझ गई है या और समझाएं? एक और क्वेश्चन जनता करेगी। इस रॉड को यार ऐसी पोजीशन पे छोड़ दिया गया है, यूं ऐसे छोड़ दिया गया है। इस वक्त छोड़ते ही इसका अल्फा लाना है, छोड़ते ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लाना है। ठीक है रहने दीजिए। ये कैसे हटेगा पता है? वो मेन्यू दबाइए बार बार, मेन्यू किससे आता है? बस छोड़ दीजिए, अपने आप चला जाएगा। हाँ भाई, तो इस बार यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुश्किल काम नहीं है, टॉर्क सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। टॉर्क
ऐसी सिचुएशन पे टॉर्क निकालना, फिर से यार करना वही है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। भूल गया, आई की जगह कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3, एफ की जगह कितना, एम जी, बस अब रह गया यार आर परपेंडिकुलर की जगह कितना, कितना यार एम जी ऐसे लगेगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन बना दे और जिसके अबाउट घूम रहा है उससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, तो ये हमारा आर परपेंडिकुलर है। ऐसा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं टॉर्क के डिस्कशन में। बता रही आर परपेंडिकुलर कैसे लाया जाएगा, क्या ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, और आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हाइपोटेनस l/2 है तो ये आएगा l/2 sin 30। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, टॉर्क निकालने की बातें कर चुके हैं, यानी ये आएगा l/2 sin 30, तो क्या अल्फा आ जाएगा। टॉर्क का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो देखो यार, या तो चीजें टॉर्क लेवल पे मुश्किल करी जा सकती हैं, या तो चीजें आई लेवल पे मुश्किल करी जा सकती हैं, बट इतनी मुश्किल नहीं की जाएंगी कि हमने ना पढ़ा हो। थोड़ा सा टॉर्क सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आई सोचना पड़ेगा, तो अल्फा निकल आएगा। ये पुली याद है यार, आइडियल पुली। आइडियल पुली वो पुली है जो इतनी स्मूथ होती है कि धागा उसमें फिसल जाएगा बट पुली घूमेगी नहीं, परफेक्ट स्मूथ। इधर वाला धागा और इधर वाला धागा हमेशा सेम टेंशन में हुआ करता था। और अब हम बात करने वाले हैं रियल पुली की। रियल पुली धागे के साथ साथ खुद भी घूमती है। ये क्या है, रियल पुली। इसका अपना मास होगा, इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। पहले हम आइडियल बातें करते थे ना, उसका मास लेते थे और उसको परफेक्ट स्मूथ बोला करते थे। ये रियल पुली है जिसके अंदर मास भी है और क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो यार इस पुली में मास भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है और फ्रिक्शन भी है। तो होगा क्या कि जब भी इसमें धागा कोई लपेटा जाएगा, दो तरीके से यार इस पुली को घुमाया जा सकता है। एक, धागे को इसकी सरकमफ्रेंस में ऐसे सटा के दोनों तरफ ब्लॉक लटका दिए जाएं, या किसी पुली में ऐसे धागा की बाइंडिंग बना के, धागे की बहुत सारी बाइंडिंग बना के उसको अपने ही वजन से अपने ही ऊपर लपेट दिया जाए ऐसे। खैर, तो जब भी यार इस तरह की रियल पुली की बात चलेगी, एक ही तरफ से धागा लटकाया गया है, तब तो डिस्कशन बहुत आसान है। क्या इस धागे में टी का टेंशन आएगा जो इस पुली को इस सेंटर के अबाउट क्या प्रोवाइड करेगा, टॉर्क कितना। यार टी का एक्सटर्नल फोर्स है, आर की रेडियस पे लगा हुआ है, तो टॉर्क कितना होगा, टी इंटू आर। लेकिन अगर उसको दो धागों से लपेटा गया है तो दोनों धागों में अलग अलग टेंशन आएगा। यहां का टेंशन कुछ T1 आएगा, तो यहां का टेंशन क्या आएगा, T2 आएगा। तो क्या पता है इस तरफ से एक टॉर्क मिलेगा T1R,
जो इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने का प्रयास करेगा, और इस तरफ से क्या मिलेगा T2 इंटू आर जो इसको एंटी क्लॉकवाइज, इनमें से कोई एक जीतेगा। देखो यार अगर T1 इंटू आर जीत गया तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, T2 आर जीत गया तो कोई एक जरूर जीतेगा, क्योंकि यार अगर पुली या तो दोनों बराबर हैं भाई, T1 T2 बराबर हो गए तो बॉडी घूम ही नहीं सकती है। हम लोग जब तक लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो क्या इस धागे का टेंशन और इस धागे का एक ही धागे के दोनों तरफ का टेंशन हमेशा सेम मानते थे, और अभी सेम मानते हैं तो बॉडी का रोटेशन 0 कहना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इस केस में दोनों तरफ के टॉर्क एक जैसे है ना। इफ देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा this means T1 is not equal to T2, T1 और T2 बराबर, या ऐसे कहते हैं T1 इंटू आर और T2 इंटू आर इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो इसके अंदर अल्फा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब रियल पुली में दोनों तरफ के धागे एक जैसे टेंशन में, भले एक ही धागा है बट दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होंगे। तो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। ये एक लेटेस्ट से डिस्क है, डिस्क सबसे आसान स्ट्रक्चर है, m मास r रेडियस का। पुली को कोई कुछ ना बोले तो उसको हम डिस्क मानेंगे, बाय डिफॉल्ट पुली क्या होती है ना, इसको डिस्क माना जाएगा, या बेसिकली वो सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही जैसा तो हमने पढ़ा है। इस डिस्क में मैंने यार एक धागे की पूरी वाइंडिंग चारों तरफ लपेटी है, और चारों तरफ लपेटने के बाद एक m मास ब्लॉक यहां लटका दिया है। ये O के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, ठीक है। तो अब यहां पर यार दो बॉडी हैं, एक m मास की बॉडी है जिसके अंदर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आना है, और एक बॉडी है जिसके अंदर क्या आना है रोटेशनल एक्सेलरेशन। एक और बात है, मुझे बताओ अगर ये बॉडी अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है और ये धागा इस पे चिपका हुआ है, तो धागे के अंदर क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा? कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा एट सर्कमफेरेंस? बिल्कुल। क्या बता सर्कमफेरेंस का हर पॉइंट किस एक्सेलरेशन से चलेगा? आर अल्फा से। अब मुझे बताओ क्या ये धागा इस सर्कमफेरेंस के ऊपर फिसल रहा है या उसके साथ साथ चल रहा है? साथ साथ चल रहा है। तो जो सर्कमफेरेंस का एक्सेलरेशन होगा वही किसका एक्सेलरेशन होगा? धागे का। और जो धागे का एक्सेलरेशन होगा क्या वही एक्सेलरेशन इस एंड पे आएगा और वही एक्सेलरेशन इस एंड पे आएगा? बात समझे जरा। अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो बताओ धागे का हर पॉइंट किस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चल रहा होगा? आर अल्फा। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा क्या वही इस धागे का नीचे जाने का एक्सेलरेशन होगा? यानी इसका जो ए टेंजेंशियल होगा वो इसका नीचे जाने का लीनियर एक्सेलरेशन होगा। जस्टिफाइड है? तो यार इस डिस्कशन में क्या क्या अननोन है? एटी अननोन है, अल्फा अननोन है, और धागे का टेंशन अननोन है। हमारे पास एक रिलेशन तो ये है ही यार, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए कि नहीं? तो एक इक्वेशन तो एटी बराबर आर अल्फा ही है यार। एक इक्वेशन आने का मतलब है कि ये रिलेशन आ चुका है, अब दो इक्वेशन और चाहिए है। बता इस बॉडी को लेके हम इसकी फोर्स इक्वेशन बना सकते हैं यार, जो हमने फोर्स वाली नॉलेज पहले जुटाई है। क्या इक्वेशन बनेगी? mg नीचे t ऊपर, इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी बराबर m at। ये पहली इक्वेशन। दूसरी, चलो इसको मैं पहली कह रहा हूं, उसका हम यूज कर लेंगे यहां पे तो उस इक्वेशन का काम खत्म हो जाएगा। यार ये ट्रांसलेशनल डिस्कशन है किसका? एम मास की बॉडी का, क्योंकि ये रोटेट थोड़ी कर रही है तो ट्रांसलेट ही कर रही है। रिजिड बॉडी का हमें क्या डिस्कशन करना चाहिए? ये तो रोटेट कर रही है तो इसके लिए हमें डिस्कशन करना है टाउ बराबर क्या?
आई अल्फा, ये टॉर्क डिस्कशन है और ये फोर्स डिस्कशन है। ये हम ट्रांसलेशनल वाली बात कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ रखी, और ये नई बात कर रहे हैं। बता यार इस पे कितना टॉर्क है, टॉर्क कौन दे रहा है? क्या इस धागे में अगर टी का टेंशन आएगा तो यहां से यहां तक तो टेंशन वही रहेगा। कितना टॉर्क मिल रहा है इसको? टॉर्क का पर्सनल फार्मूला होता है F इंटू आर, तो कितना हो गया T इंटू आर। टॉर्क की जगह मैं क्या लिख देता हूं? T इंटू आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिलहाल मैं आई लिखा रहने देता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा रहने देते हैं ताकि हमें पहले स्टेप समझ में आ जाए। डिस्क है तो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 भी रखा जा सकता है, बट मैं आई में ही आंसर निकाल रहा हूं। अच्छा बता यार एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? AT बाई आर। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें दो अननोन और दो इक्वेशन नजर आए। क्या बताओ, मैंने यहां से अल्फा की छुट्टी कर दी, अब क्या क्या अननोन बचा है? T और AT। एक काम करते हैं हम लोग, T की जगह आई AT बाई आर स्क्वायर पुट इन फर्स्ट, इसको उठा के हम फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में वापस आओ जरा, mg माइनस आई AT बाई आर स्क्वायर बराबर m AT, तो ये आंसर आएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो AT का आंसर आएगा mg अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये AT का आंसर है। हम चाहे तो यार AT उठा के यहां रख दे तो किसका आंसर आ जाएगा? T का। और AT अगर उठा के यहां रख दे तो किसका आंसर आ जाएगा? अल्फा का। फिलहाल AT ही निकालना मकसद है, बाकी सब आ जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? इसमें किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा डायग्राम बना है ये वाला, जिसमें दोनों तरफ ब्लॉक है, एक M1 एक M2, और मैं कह रहा हूं M1 M2 से ज्यादा है, तब कितने अननोन होंगे? बता यार, क्या ये किसी अल्फा से घूमेगा कि नहीं? सरकमफेरेंस पे AT बराबर आर अल्फा होगा कि नहीं? जिस एक्सेलेरेशन से सरकमफेरेंस चलेगा उसी से धागा चलेगा, यानी ये भी उसी AT से चलेगा और ये भी उसी AT से चलेगा। एक मिनट, ये एक नीचे जाएगा तो दूसरा, अगर मैंने इसको नीचे इसको ऊपर माना है तो इसका मतलब मैंने इसका रोटेशन क्लॉकवाइज माना है। क्लॉकवाइज माना है तो T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? T1 वाला टॉर्क ज्यादा होगा। तो यार एक इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और एक इसको, तो फिर अब दो टॉर्क देने वाले हैं, पिछली बार एक था। तो यार जब एक था तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखा था, अब दो है तो टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा लिखना पड़ेगा। देखो यार, जैसे इसकी एक फोर्स इक्वेशन बनी थी, अब एक फोर्स इक्वेशन इसकी, एक फोर्स इक्वेशन इसकी, और एक टॉर्क इक्वेशन, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट ये एक ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा जनरलाइज थॉट दे पाऊंगा। हाँ हाँ, तुम ही लोगों के लिए। पिछला वाला मैंने अपने लिए लिया था, आसान था, दूसरा वाला तुम लोगों के लिए है। ज्यादा हो रहा है? हाँ करना है तब भी। हाँ आएगा तो यही, अगर समझ में आ रहा है तो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मास एम है, रेडियस आर है। मैं चाह रहा हूं यार कम से कम एक क्वेश्चन में स्टेप करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हम जानते हैं, हर छोटी बात जानते हैं उसको लेके।
ए निकालने के स्टेप्स फॉलो करें। ये करने का मतलब है कि बाकी चीजें थोड़ा और ऑब्वियस लगने लगेंगी। तो सबसे पहले दो इक्वेशन तो तुरंत समझ में आना चाहिए। ये 80 से नीचे जाएगा, ये 80 से ऊपर जाएगा। सरकमफेरेंस 80 से चल रहा है क्योंकि ये अल्फा से घूम रहा है। 80 बराबर क्या होगा, आर अल्फा। इतनी बातें तुरंत लिख दो। क्या सरकमफेरेंस का हर पॉइंट 80 बराबर आर अल्फा से चलेगा? धागा उसी के साथ चिपका हुआ है तो वो भी उसी से चलेगा। फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी बता यार, इसकी फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी? m1g नीचे है, t1 ऊपर है, तो इक्वेशन बनेगी m1g माइनस t1 इक्वल टू क्या, m1a1। ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? a1 मतलब 80। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? t2 ऊपर है, m2g नीचे है, कौन ज्यादा होगा? तो इक्वेशन बनेगी t2 माइनस m2g इक्वल टू m280। 1 2 कितने अननोन नजर आ रहे भाई? t1 t2 और 80। अब हमें यार एक इक्वेशन और चाहिए है, तो अगली इक्वेशन क्या बनने वाली है? टाउ नेट इक्वल टू क्या, आई अल्फा। यार इस बार नेट क्यों आया है? क्योंकि एक नहीं दो टॉर्क हैं। पता है ये टेंशन कितना टॉर्क देगा? T1R किस सेंस में? क्लॉकवाइज। और ये टेंशन किस सेंस में टॉर्क देगा? T2R एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन बनेगी T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या अल्फा यहां रखना चाहेंगे? यार अल्फा हम तुरंत गायब कर देते हैं, अल्फा की जगह क्या लिख देते हैं? 80/R। तो अब तुम्हें यार तीन इक्वेशन, तीन अननोन नजर आ रहे हैं। इन दोनों से R कॉमन लेते हैं और उसी तरफ पहुंचा देते हैं। क्या यहां से R की छुट्टी करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा। यार ये तीन इक्वेशन है भाई, जिसमें क्या अननोन है? अभी फिलहाल 80 लाना है। 80 आ जाएगा तो सब आ जाएगा। क्या 80 आ जाएगा तो अल्फा आ जाएगा, 80 आ जाएगा तो T1 आ जाएगा, 80 आ जाएगा तो T2 आ जाएगा। यहां से देखो जरा, T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? T1 की जगह आएगा m1g माइनस m180 और T2 की जगह आएगा m280 प्लस m2g। आराम से देख लें यार ये कैसे आया है। मैं यार यहां उठा के रख रहा हूं T1 की जगह और T2 की जगह। जितने भी अननोन हैं वो सब उस तरफ पहुंचा देते हैं। 80I/R स्क्वायर, 80m1, 80m2, सारे 80 वाले टर्म उस तरफ पहुंचा दिए हैं। तो आएगा m1 प्लस m2 प्लस I/R स्क्वायर। और यहां कितना आ गया है? m1 माइनस m2 इंटू जी। देख लो यार ये और ये टर्म इस तरफ छोड़ा है, तो 80 का आंसर आ गया भाई। 80 का आंसर आया है m1 माइनस m2g
डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब जरा यार इसमें हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा पिछली बार इस डिस्क को घुमाने वाला ड्राइविंग फोर्स कौन था? mg। उसने किसको किसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड किया है? उसने इस m को एक्सेलेरेशन दिया है और m का मास m है और डिस्क का मास I बाई आर स्क्वायर है। ऐसा इमेजिन करो, पहले नोट कर ले। जरा आंसर का पैटर्न देखें। इसमें ड्राइविंग फोर्स mg था तो आंसर आया mg अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। जैसे m लीनियर मास होता है, ट्रांसलेशनल मास होता है, ऐसे आई बाई आर स्क्वायर इसको हम रोटेशनल मास जैसा कह सकते हैं। वैसे भी सोचो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमेशा समथिंग एम आर स्क्वायर टाइप आता है, तो समथिंग एम आर स्क्वायर में आर स्क्वायर डिवाइड कर दो तो वो समथिंग एम यानी मास की डायमेंशन की चीज बनेगी कि नहीं? आई में आर स्क्वायर डिवाइड करने के बाद वो मास के डायमेंशन की चीज होती है। तो मास आई है, आई बाई आर स्क्वायर भी मास ही है। तो ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स क्या था? mg और टोटल मास क्या? ट्रांसलेशनल मास m और रोटेशनल मास। अब मुझे बताओ यहां इस डिस्क में इस सिस्टम को चलाने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं? m1g और m2g, और दोनों अपोजिट चलाना चाहते हैं। तो यार नेट कितना आया? m1 माइनस m2g। उसने किन किन मास को चलाया? m1 m2 और i बाई आर स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर। क्या ये पैटर्न देख पा रहे हैं? मेथड भी एक बार देखना बनता है, भूल जाएं उसके बाद चलेगा। क्या अभी ये रिजल्ट पैटर्न वाला नजर आ रहा है कि नहीं? सोचो अगर मैं इसी क्वेश्चन में अब तुमसे पूछ रहा हूं कि सीधे आंसर क्या होगा, मेथड को हम लोग किनारे कर दें। ऐसी डिस्क है यार, ये I1 R1 वाली डिस्क है, ये I2 R2 वाली डिस्क है, ये I3 R3 वाली डिस्क है, और सब में एक धागा ऐसे लपेटा गया है और यहां M1 और यहां M2 लटका दिया गया है। पूछा जाए इस सिस्टम का AT क्या आएगा? अगर इसका AT क्या आएगा बता सकते हैं आंसर? यार इसका ड्राइविंग फोर्स m1g है, इसका क्या है? m2g। तो यह आएगा m1 माइनस m2g डिवाइड बाई इसने कितने मास को चलाया है? जितने भी हैं। क्या पैटर्न समझ में आ गया है? तो अभी रिजल्ट नहीं भी पता होगा तो चलेगा। क्लियर है भाई? जितने भी डिस्क हैं जिनको इसने रोटेशनल एक्सेलेरेशन दिया है। क्लियर है भाई?
मार्च एंड 1 महीने का रिवीजन टाइम मिलेगा। मतलब मैं कोशिश तो फरवरी एंड की करूंगा, बट मार्च एंड भी हो सकता है। बाद में अगर ज्यादा क्लासेस आने लगोगे तो जल्दी भी हो सकता है, जैसा बताए जनता। कब होना चाहिए? फेब एंड या उससे भी पहले? नहीं, समझ में तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। हटा दे भाई। एक आध ऑनलाइन क्लासेस करने लगो और जल्दी हो जाएगा। कल से शुरू हो रहा है क्या? कल से नहीं शुरू हो रहा है, अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुआ है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो ऑनलाइन, 2 बजे से चलता है, 11 बजे से लाइव चलता है, 11 से 1 पढ़ना। किसी को लाइव पढ़ लोगे? यहाँ पे तो पढ़ाना ही है वैसे भी। हाँ, और क्या, जल्दी किसी को है ही नहीं। जल्दी पढ़ना है तो ये ऑप्शन है कि भाई अभी पढ़ लो हीट एंड थर्मो, बाद में मत पढ़ना। आकाश में क्या चल रहा है? पीडब्ल्यू में क्या चल रहा है? थर्मो पूरा रोटेशन तक खत्म, पूरा रोटेशन खत्म, ग्रेविटेशन भी। हाँ, वो लोग जल्दी खत्म कर देंगे। तुम आकाश में हो? अच्छा, सही में आगे चलना है। देखिए, तो वो उड़ाएंगे तो फिर तेज चलेंगे, क्योंकि उड़ाने में तेज चलते। नहीं नहीं, उड़ेगा तब भी नहीं, उड़ेगा तब भी नहीं। रोटेशन मोशन उड़ रहा है क्या? हो रही है। जैसे करने के बाद तो समझ में आएगा। अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है पहली बात तो। नहीं, जैसे करने का तो आप समझ में आएगा, लेकिन एक बार जैसे फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन को देखना तो उड़ जाएगा। हाँ, तो यही आदत बनाना है भाई। क्लास में जो पढ़ाया गया है उसके अलावा कोई मैथ्स या कोई अलग चीज मैं यूज करूंगा तब बताना। है सब उसी में ना, तो तुम्हें वो सोचने की आदत डालना पड़ेगा। लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें खुद से ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ, और इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीजें चल रही हैं कि तुम्हें तुरंत पहले तो ये समझ में आना चाहिए किस स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन लिया गया है। जब तुम ये समझ जाओगे कि यार लॉज ऑफ मोशन पार्ट का है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में टाउ इक्वल टू अल्फा ये सब ख्याल आने लगेंगे। ऐसे ही हमें यार स्ट्रक्चर बनाना है, क्वेश्चन करना है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या है? अगला पार्ट है क्या? वर्क एनर्जी पार्ट। वर्क एनर्जी में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे वर्क डन निकालने के, पावर निकालने के लिए देख ही लिया। वो कैसे निकालते हैं? वर्क डन टाउ थीटा होता है, पावर टाउ ओमेगा होता है। पहले एफएस होता था वर्क डन, अब टाउ थीटा है। पहले पावर एफवी होता था, अब क्या है? टाउ ओमेगा है। ये निकालना सीखा है, ठीक है। हम लोगों ने यार वर्क एनर्जी में मेनली जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे डिक्रीज इन पोटेंशियल जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वाले। किसी को याद है? सर्कुलर मोशन, पूरे सर्कुलर मोशन में यही बात करी थी, एम मास ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी घट रही है। नीचे आ रहा है तो इस तरह की, या एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ा है तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर वी आ गया। हम लोगों ने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे, रेस्ट से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, या मोशन से रेस्ट। ये 3 कैटेगरी, वो तीनों कैटेगरी ट्रांसलेशनल डिस्कशन की थी। वहां हम वेलोसिटी आने की बात करते हैं, तो इस टॉपिक में क्या बात करेंगे? ओमेगा लाने की। यानी कुछ उस टॉपिक का मेन थीम क्या थी कि गिवन फोर्स के इफेक्ट में वेलोसिटी में बदलाव, और इस टॉपिक की थीम क्या होगी? गिवन टॉर्क के इफेक्ट में ओमेगा में बदलाव। गिवन टॉर्क के इफेक्ट में कुछ दूरी चलने के बाद, यहां कहेंगे कुछ एंगल घूमने के बाद, किस तरह का। तो फिर से यार अब हम टॉपिक का नाम यहां कर देते हैं एनालॉगस टू वर्क एनर्जी।
एनालॉगस टू वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी में जनरली यार हम लोग तीन बातें करते थे, रेस्ट से रेस्ट, रेस्ट से मोशन। देखिए यार, अगर कोई एजेंट नहीं है, W एक्सटर्नल जीरो होता था, लॉस जीरो होता था, तो हम लोग लगाते थे तीन चीजें। अच्छा, W एक्सटर्नल जीरो हो, F एक्सटर्नल जीरो हो, लॉस जीरो हो, तो हम लोग लगाते थे क्या, डिक्रीज इन P, इंक्रीज इन KE, या डिक्रीज इन KE, इंक्रीज इन P। एक और हमने बात करी थी, अगर रेस्ट से रेस्ट का मामला है, रेस्ट से रेस्ट का मामला है, तो हम लगाते थे W एक्सटर्नल बराबर क्या, डेल्टा U। याद है यार? खैर, तो उसी के एनालॉगस अब हमें बातें करना है। एक रॉड से शुरुआत करते, हर चीज का सबसे बेसिक एग्जांपल रॉड है। M मास L लेंथ का रॉड किसी ने ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, और छोड़ते ही मैं अल्फा पूछा करता था। अब मैं छोड़ते ही नहीं पूछ रहा हूं, एक प्रोसेस करा रहा हूं। ये रॉड झूलते झूलते सबसे नीचे चला गया, यहां रेस्ट से शुरू हुआ था, और अभी इसके अंदर ओमेगा डेवलप हो चुका है। तो ओमेगा लाने के लिए, डेवलप कराने के लिए, जैसे हम कहते थे यार स्पीड लाने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, तो यहां किसने स्पीड बढ़ाई है, अब इसे यार ग्रेविटी ने। तो इसका मतलब ग्रेविटी ने यहां से यहां तक, यार दो तरीके हैं इसको समझने की, या तो तुम वर्क एनर्जी से समझ लो, तो हम कहेंगे ग्रेविटी ने वर्क किया है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, या तुम कह सकते हो यार पोटेंशियल जी घटी है तो काइनेटिक एनर्जी, ये ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। क्या यहां से यहां आने में पोटेंशियल जी कम हुई है? पहले रॉड कहां था, इस जगह, और अब रॉड कहां है, इस जगह। तुम्हें याद है रॉड को रिप्रेजेंट करने का पॉइंट क्या होता था, उसका सेंटर मास। तो पहले रॉड इधर था, अभी नीचे आया है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी क्या हुई है, कम हुई है। तो हम क्या लगाएंगे यहां, डिक्रीज इन, क्वेश्चन है यार फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड रीचेज एट बॉटम, रीचेज एट बॉटम, जब रॉड बॉटम में पहुंचा है तब, डिक्रीज इन P, इंक्रीज इन KE। बता जरा, डिक्रीज इन पी कितना, ये रॉड यहां से यहां आया है तो डिक्रीज इन पी कितना, mg इंटू L/2। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी या रॉड के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कितना, तो क्या ये रॉड एंड के अबाउट घूम रहा है, तो आई कितना होगा, ml²/3। आई की जगह हम लिख सकते हैं ml²/3, तो L से L कटेगा, M से M कटेगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कटेगा, ये आएगा 3g/L, तो ओमेगा इक्वल टू आएगा √3g/L। कंफर्म करें यार, क्या बात समझ में आ रही है? वहां m मास का ऑब्जेक्ट जब पोटेंशियल जी घटाता था तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बढ़ती थी, यहां क्या, हाफ आई। तो क्या अगर मैंने ये क्वेश्चन रॉड के लिए कर लिया है, तो अभी यही क्वेश्चन रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के, सबके लिए मैं नहीं बताऊंगा। बस तुम समझो कि मैं यहां पे सोचो डिस्क रख देता हूं, इस किनारे के अबाउट डिस्क ऐसे रखी है, m मास r रेडियस की। अभी ऐसे है तो क्या घूमते घूमते कुछ देर बाद ये डिस्क कहां आ जाएगी, बॉटम मोस्ट पे, तब इसका ओमेगा पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन, एक लाइन लिख दें यार इस क्वेश्चन के लिए,
हाँ भाई, फिर से वही बात है, डिक्रीज इन P, इंक्रीज इन के। कितने लोग लिख लिया है? एक लाइन लिखना है बस और आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या डिस्क किसके अबाउट घूम रहा है? जरा ध्यान दें, मैंने ये जो एक्सिस बनाई है, जो कील बनाई है, वो कहां है? एंड के अबाउट। तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी सीएम के पैरेलल वाली एक्सिस। सेंटर मास पहले यहां था और अभी यहां आ गया है, कितना नीचे आ गया है? mgr। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई कितना? क्या दिख रहा है? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो कितना आएगा? 3/2 mr स्क्वायर। ये पूरे स्टेप में कोई एक भी गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। m से m कटा, r से r कटा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4g/3r, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर। क्या अभी ये सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर होता तो नहीं कर पाते? ये डिस्कशन सेम रहता सब में, बस आई बदलता रहता, आंसर आते रहते। और सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बस यहीं से हमें पैटर्न समझना है। क्या जनता समझ पा रही है? ओके, तो तुम्हें 39 तक के सारे क्वेश्चंस करके आना है। कब हुआ? अच्छा, इसमें नंबरिंग गड़बड़ है एक्चुअली, सॉरी। 39 वहां खत्म हुआ था। काम करो, नंबरिंग सही कर लो, तो सभी गड़बड़ी है। नंबर सही कर लो यार, 40 के बाद क्या आएगा? हाँ, तो नंबर सही कर लो। इसके नंबर जो है ना, यहाँ से आगे वाले सही कर लीजिए, सब गड़बड़ है। वरना बार बार मैं 39 बोलूंगा, ये लोग पुराने वाला होमवर्क एक बार देख के आ जाया करेंगे, कहेंगे सर आपने कुछ दिया ही नहीं। वर्क एनर्जी तक का डिस्कशन करके आना है।